ये तुम इसी लायक हो, कबाड़ी को कबाड़ बेचो। मैडम इतना ही सामान है, और भी सामान है? नहीं बस। अरे हाँ, मैं एक जरूरी कचरा तो देना भूल ही गई। एक मिनट। ये लीजिए भैया, ये भी ले जाइए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ। रूही, वो मेरा सामान है। अब अरे भैया, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैंने सारा कबाड़ दे दिया, आप जाइए। और आप पैसे भी रख लीजिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस ये सारा कबाड़ घर से निकालना था। भैया, रूही, अब रूही, वो कबाड़ी वाला कहाँ गया? मेरा सामान लेके गया है वो। तुम्हारा कौन सा सामान? मैंने तुम्हारा कोई सामान नहीं देखा। वो जो संदूक तुमने दिया ना कबाड़ी वाले को, वो मेरा था। तुम ऐसे कैसे कबाड़ी वाले को मेरा सामान दे सकती हो? तुम्हारा संदूक था? पर अग्नि, वो तो मेरे कमरे में था। और अगर वो तुम्हारा संदूक था तो वो मेरे और नाहर जी के कमरे में क्या कर रहा था? वो मैं तुम्हारे कमरे में भूल गई थी। भूल गई थी? पर अग्नि, तुम अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमारे कमरे से निकली ना, तो भूल कैसे गई? और मैं तो कमरे की सफाई कर रही थी, मुझे लगा कुछ पुराना कबाड़ का सामान है, तो मैंने कबाड़ वाले को दे दिया। ए रोहित, देखो ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ठीक है? तुम्हें पता था कि वो मेरा संदूक है। क्या हुआ अग्नि? यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? आंटी, इसने मेरा सामान दे दिया कबाड़ी वाले को। इतना जरूरी सामान था मेरा। नाहर, वो मेरा संदूक था ना, इसने कबाड़ी वाले को दे दिया। संदूक? लेकिन वो संदूक तो तुम वापस ले गई थी ना? वो नाहर, मैंने सोचा था कि मैं उसको बाद में लेकर जाऊंगी, पर उससे पहले ही इसने कबाड़ी वाले को दे दिया वो संदूक। लेकिन रूही, एक बार सबसे तो पूछ तो लेना चाहिए था ना तुम्हें। सॉरी नाहर जी, मुझे लगा वो कोई पुराना कबाड़ का सामान है, इसीलिए मैंने कबाड़ वाले को दे दिया। और अग्नि, तुम फिक्र मत करो, वो कबाड़ वाले की दुकान यहीं पास में ही है। तुम चाहो तो वापस लेकर आ सकती हो। वैसे अग्नि, तुम्हें वो सामान अपने कमरे में ही रखना चाहिए था। अग्नि, पति पत्नी के कमरे में उनका ही सामान शोभा देता है। और कहीं फिर से मुझे कोई गलतफहमी हो गई और मैंने तुम्हारा सामान कहीं रख दिया या फिर किसी कबाड़ वाले को दे दिया तो तुम्हें फिर से बुरा लगेगा। इसीलिए आगे से तुम अपना सामान अपने कमरे में ही रखना। चल भाई, चला जाए। साड़ी भी अच्छी लग रही है, मैं भी। मलिष्का जी, आप ऐसे तैयार होकर इस वक्त कहाँ जा रही हैं? मैं वॉक पे जा रही हूँ। आप इतना तैयार होकर इन कपड़ों में इतना महंगा पर्स लेकर वॉक पे जाती हैं? हाँ, मैं मलिष्का मल्होत्रा हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो तैयार होके ही जाती हूँ। इट्स माय रूल। कि ना, आप क्यों वापस आ रही हैं? मलिष्का जी, मैं भुलक्कड़ नंबर 1 अपना फोन भूल गई। लेकिन मलिष्का जी, मैं आपको एक बात बताऊं, बाहर पता कितनी धूप है, इतनी गर्मी है। और मैं जानती हूँ आप अपने स्किन केयर रिजीम का कितना ख्याल रखती हैं। आप इतनी धूप में ऐसे बाहर टहलने जाएंगी, झुलस नहीं जाएंगी। मैं तो कहती हूँ सूरज को थोड़ा धीमा होने दीजिए, फिर जाइएगा ना वॉक पे मेरे पिंकू के साथ। चलिए ना, कमरे में चलकर आराम कीजिए आप। You know, आप इतनी प्यारी हैं, इतनी खूबसूरत है, और आपकी खूबसूरती को नजर न लग जाए किसी की। बाय बाय। चलो, बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। चल भाई चल। नहीं। दादी जी फिर से वापस आ गई तो इनका कोई भरोसा नहीं। 10 मिनट बाद ही जाती हूँ। तुम्हें जैसा कहा है ना,
बस वैसे ही करो। आई बात समझ में? दादी बहुत हुआ। और रूही का कुछ करना पड़ेगा। इसकी जुबान कैंची की तरह और दिमाग घोड़े की तरह दौड़ रहा है। बहुत स्मार्ट बन रही है वो। और अगर ऐसा ही रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब रूही और नार के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और रूही फिर से इस घर में राज करेगी। अग्नि, तुम अब फिक्र मत करो, क्योंकि मैं आज कोई ऐसी चाल चलने वाली हूँ जिससे आज शाम तक रूही और नहार के बीच की दीवार कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। अवनी दीदी, आप बेलपत्र और धतूरे वाले को फोन कर दीजिएगा ताकि कल सुबह वो देकर जाए। हाँ भाभी, मैं अभी फोन करती हूँ। फोन से याद आया, भांग वाले को भी फोन करूं। उसके बिना क्या मजा आएगा है? रूही बिना अजीब है। किसी और को बोल देती फूल लगाने के लिए, लेकिन नहीं, सारा काम खुद ही करना है। हाँ भैया, सारा सामान टाइम से भेज देना, ठीक है? हाँ ओके। दादी जी कहाँ थी? इतनी देर से आ रही हो तुम? यहाँ तुम्हारा इंतजार करते करते मेरे घुटनों में दर्द हो गया। अरे 5 मिनट की दूरी पर है तुम्हारा घर। क्या कर रही थी ऐसा जो इतनी देर हो गई? वो मैं मार्केट गई थी, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और वैसे भी आपको तो मेरी शक्ल ही देखना पसंद नहीं है। आप तो मुझे घर में भी घुसने नहीं देती। तो फिर मुझसे मिलने के लिए इतना परेशान क्यों रही है? मुझे क्यों बुलाया आपने यहाँ पे? इसीलिए तो बुलाया है, क्योंकि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम? कैसा शुभ काम? अभी सब समझ में आ जाएगा। तुम इसीलिए मेरे घर घड़ी घड़ी आती हो ना, ताकि टिंकू जी से मिल सको।
घर में आकर हंगामा कर सको। इसलिए आती हो ना, ताकि पिंकू तुम्हें अपना ले, घर में वापस बुला ले। यही चाहती हो ना तुम? हाँ सोचती हूँ, और पिंकू जी मुझे घर बुलाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है उनपे। यही तो, तुम्हारे इसी उम्मीद को खत्म करने आई हूँ मैं। दादी जी आप ऐसे बात को गोल गोल मत घुमाइए, साफ साफ बोलिए ना, बोलना क्या चाहती है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं समझाती हूँ, बल्कि मैं क्यों समझाऊं? ये कागज देखकर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। पिंकू तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तलाक देना चाहता है वो तुम्हें। बल्कि देखो, वो तो अपने दस्तखत भी कर चुका है। नहीं, पिंकू जी ऐसा कर ही नहीं सकते। पिंकू जी इसमें साइन कर ही नहीं सकते। पिंकू जी मुझे तलाक नहीं दे सकते। हाँ आप झूठ बोल रही है, ये मैं नहीं मानती इसको। लेकिन साक्षात सबूत तो तुम्हारे सामने है पलक। बल्कि पिंकू ने तो दस्तखत भी कर दिए, तुम्हारे ही दस्तखत बाकी हैं। देखो मैं समझ सकती हूँ, ये सब कुछ देखकर, पहली बार पढ़कर बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, मगर है सच। इसलिए मैं तुम्हें एक दिन का समय देती हूँ। एक दिन का समय है तुम्हारे पास, लेकिन जरा जल्दी करना, जल्दी से दस्तखत कर देना, क्योंकि ये कागज अदालत में जमा होने हैं। यहाँ इतनी लिखा पढ़ी कर रहा है तू? जमीन के कागजात ही तो हैं। दोपहर बाद आ जाएंगे वकील साहब, कागज ले जाएंगे। चल ले, साइन कर। ये पेपर्स कहीं वही तो नहीं जो पिंकू जी से साइन करवाए गए थे? दादी जी ने बिजनेस एग्रीमेंट के बीच में इस पेपर्स को साइन करवा दिया। हाँ, पिंकू जी इसमें साइन नहीं कर सकते। ये पक्का दादी जी की कोई चाल है। मुझे पता करना होगा, कुछ भी हो मुझे पता करना होगा इन पेपर्स के बारे में। कितनी खांसी हो गई है आपको? जरा सा मौसम बदलता नहीं है कि आपका गला बैठने लगता है। मैं अभी काढ़ा बनाकर लाती हूँ। मम्मी जी, वो इतनी देर से पापा जी की खांसी की आवाज आ रही थी, इसीलिए मैं ये काढ़ा बनाकर ले आई हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं अभी बनाने ही जा रही थी। अरे अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? मम्मी जी, पापा जी, मैंने आप दोनों का बहुत दिल दुखाया है और इस घर से जाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। पर मेरा यकीन कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है और बहुत पछतावा भी है अपने किए पर। प्लीज मुझे मेरी गलती के लिए एक बार माफ कर दीजिए। रूही की गलती की कोई माफी नहीं मिल सकती नहार। बेटा तुम ये कैसे भूल सकते हो कि रूही खुद अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई थी, और खुद घर वापस आना तो छोड़ो, तुम जब उसे लेने गए तब भी उसने वापस आने से मना कर दिया। नहार बेटा तुम उसे कैसे अपना सकते हो? दादी, मैं जानता हूँ रूही से गलती हुई है, लेकिन वो खुद अपने मन से घर वापस लौटी है। मेरे हिसाब से हमें उसे एक मौका देना चाहिए दादी। बेटा मैं उसे एक नहीं 1000 मौके दे देती, अगर मुझे ये लगता कि उसकी नियत में कोई खोट नहीं है। क्या कहना चाहती हैं आप दादी?
बेटा, दरअसल मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि परिवार की सलामती के लिए मुझे तुम्हें वो बात बता देनी चाहिए। कौन सी बात दादी? बेटा, दरअसल जब मैंने रूही को कंपनी के शेयर्स भिजवाने के लिए फोन किया था तो मैंने वो फोन कॉल रिकॉर्ड किया था। एक मिनट। बेटा, तुम ये रिकॉर्डिंग सुन लोगे ना तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए या नहीं। एक मौके के तो लायक हूं ना मैं पापा जी। प्लीज मम्मी जी, प्लीज पापा जी, मेरी गलतियों को मेरी नादानी समझकर माफ कर दीजिए। मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि मैं आगे आपको कोई भी शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। मैं सच में अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। हेलो। सॉरी दादी, मैं पेपर साइन करने नहीं आ रही हूँ। आप घर पर ही भिजवा दीजिए। और वैसे भी मेरा कोई मन नहीं है उस घर में वापस आने का। और बार बार आप फोन मत कीजिए। रूही ने ऐसा कहा? हाँ बेटा, तुम सोचो ना, वो इस घर में आई तो है पर उसके मन में कुछ और ही है, वरना वो आने के लिए मना करके अचानक शाम को खुद कैसे आ गई? बेटा, रूही जितनी सीधी दिखती है ना उतनी है नहीं। दादी, भैया, वो आप दोनों को पापा हॉल में बुला रहे हैं बाहर। तुम वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो ना, किसी की भी आवाज में बात कर सकती हो। अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें एक औरत की आवाज भेज रही हूँ, बिल्कुल उसी की आवाज में तुम्हें मुझसे बात करनी है। जो मैं तुमसे बात करूं तुम्हें मुझे जवाब देना है, जैसे मैंने तुम्हें समझाया है। क्या हुआ बेटा, अब सबको ऐसे बुलाया, क्या बात करनी है? माँ, वो इसलिए जैसा सब लोग जानते हैं कि कल शिवरात्रि के लिए मैंने अपने ऑफिस के सभी एम्प्लॉय को बुलाया था, तो उन लोगों ने मुझे एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। क्या सुझाव पापा? बेटा, वो सुझाव ये है कि शिवरात्रि की पूजा के लिए जितने भी शादीशुदा एम्प्लॉय आ रहे हैं वो शिव के रूप में होंगे और उनकी धर्म पत्नियां पार्वती के रूप में होंगी। और ये सभी लोग पूजा में सम्मिलित होंगे। उन लोगों ने जब ये मुझे सुझाव दिया, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने तुरंत हाँ कर दी। आपने बहुत अच्छा किया रतन जी, और ये सुझाव भी बहुत अच्छा है। कल अगर पूजा में सब ऐसे तैयार होकर आएंगे तो पूजा का माहौल और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ मम्मी, आपने एकदम सही कहा। काश मैं और रोमिल जी भी ऑफिस में काम करते, फिर हम दोनों को भी शिव पार्वती बनने का मौका मिलता ना। ओ मेरा बच्चा, तुम दोनों की जोड़ी तो वैसे भी शिव पार्वती जैसी है। हाँ, इसका तो ये मतलब है कि नहार भैया और सबर आप दोनों भी शिव बनोगे। पर मेरी तो पार्वती ही नहीं है, मैं कैसे शिव बन सकता हूँ? बेटा तू शिव तो बन, क्या पता तेरी पार्वती साक्षात खुद तेरे सामने आ जाए कल। माँ बिना। रूही बेटा, अब जब तुम सच्चे मन से माफी मांगकर इस घर में फिर से बहू के रूप में आ गई हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम और नाहर
महाशिवरात्रि की पूजा में शिव और पार्वती के रूप में आए। अरे बेटा, पापा जी, मुझे इतना बड़ा सम्मान देने के लिए थैंक यू। मैं आपकी बात का मान जरूर रखूंगी। जीते रहो बेटा। वाह क्या बात है, पहले ये दोनों राम सीता बने और अब शिव पार्वती। मैं तो सच बोलता हूँ, ये जोड़ी भगवान ने बनाई हुई है? खाटू श्याम महाराज की जय। दादी कुछ करिए। जो करना था मैंने कर दिया है, अब जो करना है ना नार करेगा। नार बेटा, तुझे शिव के रूप में सोचकर मेरा मन बहुत खुश हो रहा है। मैं भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूं, तेरे और रूही के बीच में जो भी रिश्तों में कड़वाहट है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। समर बेटा, ऐसा कर, मंदिर जाकर शिव और पार्वती के कपड़े लेकर आ जा। जा। जी पापा। नहीं समर, सॉरी पापा, मैं शिव जी नहीं बनूंगा।